गाल बोल के व्यूअर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम एपिसोड 5 के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी फ्यूचर की एपिसोड मिलती रहे। आज का ये प्रोग्राम हमारा एजुकेशन के ऊपर है, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम और इसके अंदर क्या मसाइल हैं और ये सिस्टम किस डायरेक्शन में जा रहा है और इस सिस्टम के जो जो प्रॉब्लम है उसके अंदर क्या क्या फैक्टर शामिल हैं। तो आज हमारे पास हमारे 3 पैनलिस्ट मौजूद हैं, शाहिद मुराद साहब, मुजम्मिल साहब और खुर्रम अमानुल्लाह। और आज हमने एक बहुत ही एक्सपीरियंस गेस्ट को इनवाइट किया है। इसका सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन ये है कि हमारे प्रिंसिपल रह चुके हैं जिस कॉलेज में हमने अपनी अकाउंटिंग एजुकेशन शुरू की थी। कैंप्स के ये प्रिंसिपल है, आदिल भट्ट साहब हैं और इनकी जो एजुकेशन है उन्होंने अपनी बैचलर और एमबीए यूएस से किया हुआ है और इनका मोर देन 26 इयर्स एजुकेशन का एक्सपीरियंस है और ये बहुत ही रिनॉन पर्सनालिटी हैं पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के हवाले से। और ये एविसिना कॉलेज के बोर्ड पे भी हैं और कैंप्स के बोर्ड पे भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हम सबके प्रिंसिपल और टीचर रह चुके हैं जो हम मौजूद हैं आज। तो आज इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं खुर्रम अमानुल्लाह को कहूँगा कि जो एजुकेशन के जो हमारा हिस्ट्री और फ्यूचर जो हमारा है उसके हवाले से वो आदिल भट्ट साहब से बात। ठीक है सर। Thank you Ashfaq. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you Adil Saab for joining our program. And I think हमारे लिए एक बड़ी इज्जत अफजाई की बात है कि आज हमारे जो प्रिंसिपल थे, जो हमारा जो फर्स्ट जो एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट था जहाँ से हमने स्टार्ट किया, वो आज हमारे साथ हैं। तो बेसिकली हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, उसमें आप माशाल्लाह 25-30 साल से इस पूरे सिस्टम के साथ मुंसलिक हैं। तो सवाल मेरा ये है कि 25-30 साल पहले जब आपने स्टार्ट किया, वहां से लेकर आज तक आपने क्या एवोल्यूशन देखी है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में, और आज के बाद आप अगले 10 साल या 20 साल, बेस्ड ऑन योर विजन एंड बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, वेयर डू यू सी कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है और कहाँ पे आप जाता हुआ देख रहे हैं? That's the question from my side. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये मौका दिया कि मैं इस आपके प्रोग्राम में आऊँ। और दूसरा ये कि मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने पुराने स्टूडेंट्स को इस तरह देखकर अच्छी पोजीशंस पे और इन पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी। और इट्स लाइक अ होम कमिंग फॉर मी टू ऑब्जर्व ऑल ऑफ यू। आपका सवाल जो है कि एजुकेशन सिस्टम पिछले 25-30 साल में कहाँ था और कहाँ पहुंच गया, तो उसका सिंपल जवाब तो ये है कि इस एजुकेशन सिस्टम में 25 साल के अंदर जो है बेहतरी की तरफ ये नहीं गया, बल्कि इसमें बिगाड़ पैदा हुआ है। और उसमें मेरे हिसाब से मैं किसी एक को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, उसमें हम सब इसमें कसूरवार हैं। जो उस्ताद हैं वो उस्ताद नहीं रहे जो पहले होते थे, जो शागिर्द हैं वो भी वैसे नहीं रहे जैसे पहले होते थे, और फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो भी उस तरह से नहीं डेवलप हुई जिस तरह उनको डेवलप होना चाहिए था। तो प्रिंसिपली ये है कि जब हमने शुरू किया था 1994 में, तो उस वक्त एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत कम लोग थे कि जो प्रोफेशनली एजुकेशन सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व थे। और उसमें हम लोग जब एजुकेशन सेक्टर में आए तो उसमें अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम थी स्टूडेंट्स को, और जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो भी बहुत कम होते थे। या इंजीनियर बन जाओ, या डॉक्टर बन जाओ, या एमबीए कर लो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लो, ये 4 पॉसिबिलिटीज थी। उसके बाद अगर वो सब कुछ नहीं कर सके तो उसके ये ऑप्शन था कि बीकॉम कर लो, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो। लेकिन अब ये है कि साथ जैसे ही टाइम गुजरा वैसे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज बढ़ती गई। लेकिन हमारा मेन जो इसके अंदर जो मेन चीज है वो ये है कि एजुकेशन पॉलिसी
जो थी उसमें कभी भी कोई ऐसा फोकस नहीं रहा कि एजुकेशन सिस्टम का पर्पस क्या होना चाहिए, व्हाट इज इट दैट वी वांट टू। जो हमने अंग्रेजों से सिस्टम इनहेरिट किया था, हम उसी सिस्टम को आगे चलाते रहे। अब अंग्रेजों ने एक सिस्टम बनाया था, उसका पर्पस ये था कि वो अंग्रेज अपनी एम्पायर के लिए और अपने इंडस्ट्री के लिए और अपने कंपनीज के लिए जो है वो रिसोर्स मटेरियल पैदा करे, जो अंग्रेजी बोल सके और जो अंग्रेजों के सिस्टम के अंदर जो है वो घुल मिल सके। और जब हमने आज़ादी हासिल की 1947 में, तो हम उस एजुकेशन सिस्टम, हम वही अंग्रेजों के सिस्टम को हम चलाते रहे, ये सोचे बगैर, ये जाने बगैर कि भाई वो सिस्टम एक कॉलोनियल पावर ने जो है वो हम पे इम्पोज किया था अपने मकासद अचीव करने के लिए। तो उसमें हमारे मकसद जो जब आज़ादी के बाद मकसद थे वो चेंज हो जाने चाहिए थे कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, हम कैसी जनरेशन पैदा करके अपने बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं। लेकिन वो काम जो है अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। उस पे शुरू में मौलाना असद साहब को अपॉइंट किया गया था, उन्होंने कुछ काम किया, लेकिन फिर इत्तेफाक से वो काम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो इस वजह से अभी भी जो गवर्नमेंट की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर बहुत सारी जो है एम्बिग्विटीज हैं कि गवर्नमेंट आल्सो डजंट नो व्हाट इट वांट्स फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम। सो आई थिंक प्राइमरीली जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, कोई कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, तो पहला चीज होता है उसका कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव क्लॉज ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, के उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज है वो अभी तक जो है वो अभी डिबेटेबल है, अभी तक उस पर जो है वो कंसेंसस नहीं हो पाया। तो वंस वी अचीव दैट, only then we can create a system which will enable us to fulfill that objective clause. So I think that is the primary element which is missing from our education system. And other than that, मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक फॉरेन लैंग्वेज में है primarily. So I think that is also an inherent disadvantage, which basically creates an inherent disadvantage for the majority of the population. ठीक है, हम अंग्रेजी बोलते हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमको अंग्रेजी स्कूल में डाला, हमको अंग्रेजी यूनिवर्सिटी में डाला, हमको अंग्रेजी बाहर पढ़ने भेज दिया, लेकिन हर एक के पास 99% पाकिस्तानी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो उसमें एक हमको ये वाज़ेह करना पड़ेगा कि हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो भी एक ऐसी ज़बान में होना चाहिए कि जो जिसके अंदर कॉमनैलिटी हो अक्रॉस पाकिस्तान। और वो हमारे लिए नुकसानदेह इसलिए भी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू टैप आवर इंटेलेक्चुअल कैपिटल। जो हमारा एक्चुअल इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो हम उसको टैप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 98% जो है वो अंग्रेजी वो समझ नहीं पाता, या अंग्रेजी के अंदर उसकी वो प्रोफिशिएंसी नहीं है जो किसी की अपनी मदर टंग में या लोकल लैंग्वेज में होती है। तो ये दो चीजें जो हैं ये आज तक हम उसको सेटल नहीं कर पाए हैं। हमको इंडिपेंडेंस आज़ादी हासिल किए 70 साल से ऊपर हो गया। तो जब तक इन दो सवालों के जवाब हम नहीं दे पाएंगे, जब तक इन दो चीजों को हम नहीं नेल डाउन कर पाएंगे, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बेहतरी लाने के चांसेस जो है वो हम बेहतरी राह पे नहीं जा पाएंगे। इस चीज की अपॉर्चुनिटी लेते हुए आदिल साहब से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हमारे पास इस वक्त दो पैरेलल एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं। एक तो लैंग्वेज वाइज पैरेलल चल रहे हैं, एक उर्दू में चल रहा है, एक इंग्लिश मीडियम चल रहा है। दूसरा हमारे एक सिस्टम चल रहा है जो मदरसों की एजुकेशन है और एक स्कूलों की एजुकेशन है। ठीक है, ये दोनों एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की कहीं भी डायरेक्शन मिलती नहीं है। तो मेरा जो हम लोग देख रहे हैं कि एक सोसाइटी में दो किस्म के लोग हमारी जनरेट होके आ रहे हैं, तो जाहिर है उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारे पड़ोसी कंट्री के अंदर आप देखें, व्हाटएवर द रीजन, जो अच्छी चीजें होती है हमें सीखनी चाहिए, उनका एजुकेशन करिकुलम बहुत ही डिसिसिव है, ऑब्जेक्टिव है और क्लियर है। वो एजुकेशन सिस्टम करिकुलम पूरा सबको वही पढ़ना है। तो आज तक हम इस चीज को डेवलप नहीं कर सके, और इसके लिए क्या किया जाए कि इन दोनों को कहीं ना कहीं मर्ज किया जाए, किस लेवल पे आके। देखिए, हमारे यहाँ अशफाक, हमारे यहाँ दो एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ कम से कम 5 या 6 सिस्टम चल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक तो मैट्रिक बोर्ड है और एक हमारे पास कैम्ब्रिज बोर्ड है।
फिर एक अब हमारे पास आगा खान बोर्ड है, फिर हमारे पास जो है वो मदरसा, जैसे आपने बताया मदरसा सिस्टम का बोर्ड है, फिर उसके अंदर भी हमारे पास उर्दू मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है, ठीक है, और कहीं कहीं हमारे पास सिंधी मीडियम भी है या लोकल लैंग्वेज का मीडियम भी है, पश्तो मीडियम या पंजाबी मीडियम। तो बेसिकली उससे ये जो बाइफिकेशन है ना, उससे क्या होता है कि उससे एक जैसे आपने सही बताया कि उससे एक सोशल क्लास सिस्टम डेवलप होता है। ये परपेचुएट करता है सोशल क्लासेस को और सेग्रीगेट कर देता है लोगों को, कि जो उर्दू मीडियम का स्टूडेंट है उस पर लेबल लग जाता है उर्दू मीडियम का, और वो सारी जिंदगी उसी लेवल के साथ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है। जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है उस पर लेबल लग जाता है इंग्लिश मीडियम का, और वो सारी जिंदगी जो है वो एक सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर मुब्तला रहता है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो 5-6 हमने डिफरेंट सिस्टम्स बनाए हुए हैं, ये हमारे माशरे में सोशल क्लासेस को जो है और ज्यादा स्ट्रैटिफाई करते हैं, और उस सोशल क्लासेस के डिस्टिंक्शन के मुताबिक जो है वो लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबके लिए बराबर प्लेइंग फील्ड हो और सब जो है उसमें कम्पीट कर पाए। क्योंकि जो उर्दू मीडियम या सिंधी मीडियम या पंजाबी मीडियम वाला स्टूडेंट है या पश्तो मीडियम वाला, वो इंग्लिश मीडियम वाले से कम्पीट नहीं कर पाता जॉब्स के अंदर, क्योंकि वहां पे भी एक हमने एक स्पेशल क्राइटेरिया बनाया हुआ। तो इसमें यही होना चाहिए कि देयर शुड बी वन सिस्टम इन द होल कंट्री, पूरे कंट्री के अंदर एक ही सिस्टम होना चाहिए कि जिसके जो जो प्लेइंग फील्ड को जो है लेवल कर दे। और दूसरी बात यह कि जब हम एक फॉरेन लैंग्वेज को हम अपने एजुकेशन सिस्टम में डालते हैं तो फिर उसके अंदर हम एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। जैसे जो हमारे यहाँ है, आपको नजर आता है कि भाई ये यार ये अंग्रेजी नहीं बोलता तो इसका मतलब ये है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। और दूसरा हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स आ जाता है उसके कल्चर का, क्योंकि आप जब लैंग्वेज लेते हैं तो आप उसका कल्चर भी आप इंपोर्ट करते हैं, और फिर कल्चर के अंदर भी यही होता है कि ये जो अंग्रेजी कल्चर है वो एक सुपीरियर कंसिडर हो जाता है इनहेरेंटली, और जो हमारा कल्चर है उसको हम इंफीरियर कंसिडर करते हैं। तो जब आप फॉरेन लैंग्वेज को लेते हैं, किसी बाहर की लैंग्वेज को, तो आप अपने अंदर जो कॉलोनियल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको आप मेंटेन रखते हैं, राइट। और वो और तीसरी चीज इसमें ये है कि फॉरेन लैंग्वेज के अंदर जो है साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप सबसे बेहतर सोच सकते हैं, क्रिएटिविटी जो है वो अपनी अपनी जबान में ही आप कर सकते हैं, किसी दूसरे की जबान में नहीं कर सकते। तो जब हम फॉरेन लैंग्वेज को इम्पोज करते हैं तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उस तरह की अंग्रेजी नहीं बोल सकते जिस तरह की अंग्रेजी जो है, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, जो मतलब आई एम द एक्सेप्शन बिकॉज आई हैव रिसीव्ड एजुकेशन थ्रूआउट इन इंग्लिश, बट 99% of the people cannot speak English in that fluency. So that means that they cannot be creative in that particular language, and they are forced to be creative in that particular language. And that actually puts shackles on creativity, and it puts shackles on the intellectual resource of our country. We are not tapping the intellectual resource because our education system is in a foreign language. So we have to, all these hurdles are there. So उस वजह से आपने सही कहा कि सिस्टम एक होना चाहिए, और वो सिस्टम जो है प्रेफरेबली हमारी अपनी लोकल लैंग्वेजेस में होना चाहिए, हमको फॉरेन लैंग्वेज में नहीं करना चाहिए। अब आजादी को 70 साल, देखो पिछले 5000 साल की तारीख में आपको कोई ऐसी कौम नहीं मिलेगी कि जिसने किसी दूसरे की जबान में तरक्की की हो। आप पूरी दुनिया में देख लें, रशिया का एजुकेशन सिस्टम उसकी अपनी जबान में है, चाइना जो कि अभी वर्ल्ड पावर बनता जा रहा है, अमेरिका को भी उसने पीछे छोड़ दिया, उसका सारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो उसकी अपनी जबान में है, और जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम अपनी जबान में है, साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम, फ्रांस का। कॉलोनियलिज्म की ये एक बेड़ी है, जो हमें हथकड़ी है जो हमने अपने हाथों में बांधी हुई है, और जब तक हम इस हथकड़ी को से अपने आप का छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक हम तरक्की याफ्ता कौम नहीं बन सकते। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आदिल भट्ट साहब की बात से कि हमारी जो अपनी उर्दू लैंग्वेज है
और जो रीजनल लैंग्वेज है वो सिर्फ शायरी या नसर निगारी तक महदूद हो गई हैं। हम खुद मिडिल ईस्ट में रहते हैं और यहाँ पे हर चीज अरबिक की जो अपनी लैंग्वेज है इसमें ट्रांसलेट की जाती है। बिल बोर्ड से लेकर ईच एंड एवरीथिंग शुड बी ट्रांसलेटेड इन योर ओन लैंग्वेज। और ये हमारे एक अनफॉर्चुनेट हमारे साथ है मसला कि हमने उर्दू लैंग्वेज के ऊपर अपनी जो हमारी कौमी लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज को इतना प्रमोट नहीं किया और उसको सिर्फ एक सकाफत की हद तक रखा, इससे ज्यादा आगे एजुकेशन सिस्टम में नहीं लेके आए। और यकीनन अगर हमें एज अ कौम तरक्की करनी है तो हमें अपनी जो कौमी जबान है उसको प्रमोट करना पड़ेगा एज अ एजुकेशन सिस्टम, और हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जहाँ रीजन में बोली जाती है उनको भी प्रमोट करना पड़ेगा ताकि एक्सेप्टेबिलिटी भी लोगों में बढ़े उन लैंग्वेजेस की और उनको वो तबका है वो आगे आ सके। आई थिंक इज वेरी गुड। इस चीज को लेते हुए मैं शायद मुराद की तरफ जाऊंगा। शायद साहब आप अपने कंसर्न और अपने क्वेश्चन सिस्टम को लेके आपकी प्लीज। आदिल मुराद साहब, आपने तारीखी पस मंजर हमारी तालीमी निज़ाम का और जो कमजोरियां होती तो बड़ी अच्छी तरीके से आपने बयान कर दी। बेस्ड ऑन योर रिच एक्सपीरियंस, आप क्या देखते हैं अगले 20 साल क्या होना है? क्या क्या नए प्रोफेशंस मार्केट में इंट्रोड्यूस होने हैं और कौन कौन सी जॉब्स एक्सटिंक्ट हो जानी है नेक्स्ट 20 years के अंदर? कीपिंग इन माइंड द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक वी हैव द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी हैव द कंप्यूटिंग, blockchain, computer technologies and other emerging technologies. What do you see today's student where they should go? Should they go again the same like engineer or doctors or CA or MBA, or they should think about something else? देखिए, इसमें that's a good question, मुराद। इसके अंदर I have two things that I want to say. Number one is that whenever I counsel students, career counseling, whenever I do career counseling students, I don't tell them that they should become a doctor or engineer or chartered accountant or MBA. Okay, I tell them what is it that they like to do, what is it that they enjoy doing. Okay, your work is something that you should like and you should love and you should enjoy. You will spend more time at work than you will spend at home. You know, आप अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा आप काम पे गुजारेंगे और घर पे नहीं गुजारेंगे। तो आपका जो काम है ना वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आपका शौक हो। तो जिसमें आपका शौक होगा तो उसके अंदर यू विल एक्सेल। You know, the criteria of excelling in your profession is that you have to love your profession. Only then you will excel in it. And if you excel in your profession, then you will reach the top, 5% in your profession. And when you reach the top 5% of your profession, whatever that profession may be, when you reach the top 5%, the money will take care of itself. ठीक है, ज्यादातर पेरेंट्स आते हैं भाई मेरे बच्चे को, या बच्चे आते हैं वो कहते हैं जी हमको आप वो प्रोफेशन बताएंगे जिसमें हमको नौकरी मिल जाए, जिसमें मेरा बच्चा जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो मैं कहता हूँ कि ये गलत फोकस है। फोकस ये होना चाहिए कि आपके बच्चे को शौक किस चीज का है और जिस चीज का उसको शौक है उसी के अंदर उसका आप प्रोफेशन ढूंढे। उसके अंदर बहुत सारी पर्सनालिटी टेस्ट हैं, टेक्निक्स हैं कि जिसमें बच्चे का जो एप्टीट्यूड है वो हम गेज कर सकते हैं कि उसका एप्टीट्यूड किन प्रोफेशंस के लिए सूटेबल है। ठीक है, सो द चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू pursue their passions and they should be allowed to pursue whatever they love doing, because जो भी चीज होगी उसके अंदर वो एक्सेल करेंगे और उसके अंदर वो और पैसा जो है वो उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा if they reach the top 5%। इसकी एक मिसाल ऐसे है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे वकील हैं, there are millions of lawyers in Pakistan, but the top 5% of the lawyers are millionaires, right? And those top 5% lawyers are the ones who basically love their profession. You know, they have gone into their profession because of their affinity towards it. ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपने बताया कि कौन से प्रोफेशन, आपने पूछा कि कौन से प्रोफेशंस जो हैं वो फ्यूचर के अंदर जिसमें ग्रोथ आएगी। तो अभी right now we are living in a very unusual times. We are living in the time of pandemic. COVID-19 के pandemic में पूरी दुनिया is affected by it. ठीक है, so I believe that expectation ये है कि world GDP का 25% is going to be wiped off. These are World Bank estimates that the economy is going to shrink for the first time in the last maybe 200 years. The economy is going to shrink and the GDP is going to fall in most countries. So there are principally 5 areas which
are going to be pandemic proof, or 6 areas. ठीक है, उसमें obviously रोटी कपड़ा मकान, तालीम सेहत, और नंबर 6 इज IT. मैं समझता हूँ ये 6 एरियाज ऐसे हैं कि जिनके अंदर ग्रोथ भी आएगी और जिनकी हमको जरूरत भी होगी. सो एजुकेशन सेक्टर के अंदर जैसे आपने कहा कि एजुकेशन सेक्टर में IT is going to play a very major role, not only in the education sector, in every sector. In every sector, it is going to play a major role because web-based online e-commerce is going to be the leading force in this pandemic environment. Everybody is going to do things online. सारे जो स्कूलिंग सिस्टम है या जो एजुकेशन है उन्होंने सब में ऑनलाइन क्लासेस कर दिए हैं. बल्कि अब तो मुझे ये सुन के हैरत हुई थी कि कुछ स्कूल्स ने तो क्या किया कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है, CTO, जो कि नॉर्मली बैंक्स में या और कंपनीज में वगैरह होता है. तो अब एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी there are going to be chief technology officers who are going to guide the schools, colleges, universities in how to use technology to provide education. And I know for a fact that even our college and other colleges and universities are also looking for learning management systems, LMSs, to implement them so that they could meet the future challenge of imparting education in this pandemic environment. So 6 areas: roti, kapda, makan, talim, sehat, or IT. I think they are the growth areas. All other areas I can't comment about because you already know the writing on the wall. The tourist industry is going to suffer. Airline industry is going to suffer. Many other sectors are going to suffer. Restaurant industry is already suffering. So there are going to be some global changes, which your prediction is as good as mine. But these 6 areas that I've pointed out are going to be the leaders in this pandemic economy. थैंक यू सर. ये जो इस वक्त हमने देखा है कि जो लोग आदिल भट्ट साहब ने बताया कि इनके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इकोनॉमिक ड्रिवन प्रोफेशन की तरफ जाते हैं, यानी कि जहाँ पे हम यानी हमारी नौकरी कंफर्म हो जाए. मेरे ख्याल से आई एम 100% एग्री कि हमें काम करना चाहिए जिसमें हम इंजॉय करें. और आज की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, ट्रैवलिंग एक प्रोफेशन बन चुका है, कुकिंग एक प्रोफेशन बन चुका है, और इस तरह से इस वक्त जो हालात है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट IT है. तो IT तो एक कंपलसरी, इन्होंने बताया कि जो 5 है अब 6ठा पिलर बन चुका है. तो प्रोफेशन तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एज अ कंपलसरी एलिमेंट है जो हर इंसान ने IT सीखनी है. इस तरह के पेंडेमिक है, इस तरह की सिचुएशन आ गई है और आगे फ्यूचर में भी लोग प्रोग्रेस कर रहे हो. IT इज अ वेरी कंपलसरी. मैं अपना मुजम्मिल के पास जाने से पहले मैं अपना एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आजकल स्कूल्स या इंस्टीट्यूट कमर्शलाइज हो रहे हैं, एजुकेशन सेंटर बहुत हैवी फीसिस चार्जेस हो रही हैं, और खासकर स्कूलों के अंदर जो अच्छी एजुकेशन स्कूल्स हैं वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी, इस वक्त पाकिस्तान में केसेस भी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, मीडिया भी इसको कवर कर रहा है और लोग फीस के बारे में पढ़े. इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि अगर एजुकेशन सिस्टम टोटली कमर्शलाइज हो जाता है तो वहाँ क्या अच्छी एजुकेशन सर्व की जा सकती है इंस्टीट्यूट से, और प्लस गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं इस वक्त अंडर द गवर्नमेंट इदारों में काम हो रहा है, वहाँ ज़ाहिर है कि ना होने के बराबर चीज़ें, तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि गवर्नमेंट किस तरह से उसको मैनेज करे? आपकी क्या एडवाइस होगी कि किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं सारी सिचुएशन को? देखें अशफाक, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आपको तो ग्लोबल एक्सपोजर है. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज एन इंडस्ट्री. It is globally an industry. सही है. So अगर हम ये कहें कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए तो फिर तो वो हम हकीकत से अपना मुंह फेर रहे हैं. And this won't work because the reality is that like any industry, education and training globally is also an industry. So there is going to be, but it is an industry where there is private sector and there is government sector. Even Adam Smith, who's the father of capitalistic economic system, he also said that there are 2 sectors of the economy in which the government has to intervene in order to make sure that the citizens of that country are provided with those 2 elements. और वो 2 एलिमेंट क्या थे? तालीम, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, सेहत. ठीक है. So मेरे हिसाब से my point of view is that तालीम जो है up to metric level should be compulsory for everybody, for the entire population.
और सेहत जो है वो सबको अवेलेबल होनी चाहिए, सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट और प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग द जॉब. ठीक है, देखो मैं आई when I went to college, I went to a government college, right? I did my intermediate from a government college. I did my BCom from a government college. उस जमाने में प्राइवेट कॉलेजेस का तसव्वुर भी नहीं था. और government colleges were very good. They were providing, they were delivering. ठीक है, when the government colleges stopped delivering, that's when private colleges and private universities started springing up. So I think if the government schools and government colleges, my parents' generations went to government schools. मेरे जो माँ बाप की जनरेशन है उन्होंने तो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा है. तो उस जमाने में गवर्नमेंट स्कूल्स जो थे वो भी क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस होते थे. तो वो मामला कहाँ पे खराब हुआ, ठीक है, ये भूल जाएंगे. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिबेट, बट द पॉइंट इज दैट इफ द गवर्नमेंट would do its job and the government would provide quality education in its colleges and quality education in its school, in its government owned schools, then the private schools themselves, ये तो मार्केट का प्रिंसिपल है कि अगर आपको एक चीज सस्ती मिल रही है कहीं या फ्री में मिल रही है, अच्छी मिल रही है, तो आप वो चीज लोगे. आप प्राइवेट सेक्टर को कैसे नहीं दोगे? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? सो आई थिंक इसके अंदर प्राइवेट स्कूल्स को या प्राइवेट कॉलेजेस को ब्लेम करना या उनके ऊपर नुक्ताचीनी करना is not the right way to do it. I think what we should do is we should pressurize or force or lobby our government to get its act in gear. If they are able to improve their schooling systems, if they are able to improve their college systems and their university systems, then the private schools themselves will feel threatened and they themselves will not be able to compete with the government sector. But all over the world, you have private sector as well as the government sector competing side by side. And like any other sector, it follows the principles of demand and supply. The price determination is set by, the price equilibrium is set by where the demand curves meets the supply curve. And that's the price that the sector charges. So I think that is also applicable to this sector as well. So that's my view on it. थैंक यू. आई टोटली एग्री, क्योंकि दुनिया के अंदर पूरी जो एजुकेशन इज इंडस्ट्री है और जहाँ पे इंडस्ट्री होती है तो जाहिर है वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कमर्शलाइज तौर पे ऑपरेशन करता है और जहाँ अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो दे आर गोइंग टू चार्ज अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई. आई थिंक हमारे जो नेक्स्ट पैनलिस्ट है मुजम्मिल कसबाती, एंड आई जस्ट मुजम्मिल साहब आप प्लीज अपने क्वेश्चंस को आदिल भट्ट के सामने रखें और कंटिन्यू करें. Thank you. Assalamu alaikum, Adil sir. कैसे? Waalaikum Muzammil. How are you? I'm fine, thank you. So, Adil Saab, आपने बड़ा अच्छा, I think you have briefed very well the challenges, in the education system. There are various challenges that you have highlighted, and rightly so. अच्छा, मेरा सवाल ये है कि despite all these adversities that we have seen, language issues, objective not being there, mission, vision not being there, as a nation, I think, but as a nation, one good thing that I can see is that हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हों दुनिया भर में, बिकॉज दे आर प्राइमरीली फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम सिस्टम, दे आर कमिंग आउट, तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी अच्छी है. ह्यूमन कैपिटल पाकिस्तान का इज एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. अच्छा, पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं मुख्तलिफ शोबों में, in the last 2 decades especially, they have dropped. Although हम लोग बाहर हैं और हम लोग की वजह से I think जो हम लोग पैसे बाहर से बेचते हैं, remittances, उस पे that is a backbone, one of the most important elements of our financial industry as well, economy as well. तो दुनिया जहां में हमारे लोग हैं, पाकिस्तान के इंडिकेटर्स, गवर्नेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज हैज ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली ओवर द लास्ट 2 decades. ऐसा क्या किया जाए कि इतने एक स्टूडेंट इतना पढ़ लिख के, इतनी काउंसलिंग के बाद या इतनी मेहनत के बाद उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाते हैं और वो बाहर चला जाता है, ठीक है, और बाहर वो सक्सेसफुल, मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स आर सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स. ऐसा क्या किया जाए कि पाकिस्तान में वो रुके, या अगर वो बाहर चला गया है तो वापस आ जाए
गवर्नेंस को देखे, गवर्नेंस को इम्प्रूव करे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो। चूंकि हम फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, एमबीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी बहुत खराब हो रहे हैं। तो ऐसा आपकी नजर में हाउ डू यू सी दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द पोटेंशियल सॉल्यूशंस अराउंड दैट? हाँ जमील, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा 26 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और 26 साल में मैंने हर लेवल के बच्चों को पढ़ाया। 26 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है, he is twice as intelligent, not almost intelligent, he is twice as intelligent and twice as hardworking as the rest of the world, right? वो हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो बच्चा है, वो दुनिया के किसी भी मुल्क से आप कंपेयर करें तो उससे ट्वाइस इंटेलिजेंट है और ट्वाइस एज हार्ड वर्किंग है। हमारे यहाँ जो फुकदान है ना, वो ईमानदारी का है। honesty is something which is lacking. I went to Malaysia and I saw the Mahathir miracle with my own eyes, right? And I was shocked that the local Malay over there is a lazy person. He's not hardworking. He's not very intelligent. The local Malay, but he's honest, and that is why Mahathir was able to change the fate of his country, because he was dealing with people who were basically honest. So हमारे यहाँ आप कोई भी क्राइसिस देख लें, चाहे फ्लड क्राइसिस हो, चाहे अर्थक्वेक का क्राइसिस हो, उस हर क्राइसिस के अंदर जो है एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग इंक्रीजिंग पर्सनल वेल्थ। तो यार इस क्राइसिस से मैं अपना कारोबार, अपनी दुनिया, अपना जायदाद कैसे बढ़ा लूं, ठीक है। सो देयर इज, चाहे किसी भी तरीके से, राइट। So I think we are the most hardworking people in the world. We are the most intelligent people in the world, but we are not honest. We are not honest with ourselves. We are not honest with God. We are not honest with our country. We are not honest. And I think honesty का मैंने खुद हम students को पढ़ाते थे, तो स्टूडेंट्स जो है वो झूठ बोलता था टीचर से, हमसे झूठ बोलते थे। आप लोग की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरली अब वो उस झूठ को कवर करने के लिए, जब झूठ पकड़ा भी जाता था तो कवर करने के लिए और झूठ बोलते थे। तो वो ये चीज देख के और सुन के दुख होता है, दिल में दुख होता है। तो अगर हम लोग ऑनेस्ट बन जाए, ईमानदार बन जाए, तो ये मुल्क कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। So I think that is what we need to work on, and I think that is one of the key elements of what our education system should focus on, is to create individuals who are honest. So basically, character building. Are you suggesting that character building is probably missing? And Yes. Probably that is the reason that you mentioned that your parents or your grandparents and your generation probably उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग जो थी ना, वो चाहे घर में होती थी या साथीज़ा की तरफ से होती थी, वो एक फंडामेंटल चीज होती थी, जो कि probably now it is all around financials, around competition, how to basically the rat race that we are into. So Yes. Is this something that you would suggest that we should focus on? Yes, character building cannot be taught in a course. Character building जो है वो आपको आती है सोहबत से, जिसको हम तरबियत कहते हैं। तो वी नीड टीचर्स ऑफ दैट कैलिबर हु कैन प्रोवाइड सोहबत टू द स्टूडेंट्स एंड हु कैन बिल्ड देयर कैरेक्टर, राइट। और हम उसको ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक 101 कैरेक्टर बिल्डिंग का कोर्स बना देंगे, एथिक्स का कोर्स बना दें। अब इस्लामियात हम कब से पढ़ा रहे हैं, जब से ज़िया-उल-हक साहब ने उसको कंपलसरी किया। लेकिन उससे पहले जो घर में इस्लामियत पढ़ाई जाती थी, वो ज्यादा वो उसके नताइज ज्यादा बेहतर थे, राइट। सो ये चीजें ऐसी हैं कि दीज आर थिंग्स व्हिच रिक्वायर पर्सनल कनेक्शन। सो इफ अ टीचर इज पर्सनली कनेक्टेड टू द स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स की तरबियत भी करता जाता है क्लास में, तो दैट
is the way to teaching. सोबत से इंसान चीज सिखा सकता है, जैसे आपने कहा घर में माँ बाप सोबत से सिखा सकते हैं, बड़े लोग सिखा सकते हैं, और उस्ताद भी सिखा सकते हैं, असातिज़ा भी सिखा सकते हैं, बट असातिज़ा को खुद ये समझना होगा कि हम ये चीज किस तरह सिखाएं. But I think that we have to start somewhere. We have to start, and we have to make sure that the future generations that we produce, who are going to be running the affairs in 20 years from now, are honest people, are people who are honest. And if we find, because we have the capability, we have the skill set, we even have the money, we have the resources, but we just need people who are honestly committed to building this country. And then you will see that China तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने, या अमेरिका या दूसरे मुल्क, यूरोप कुछ भी नहीं हमारे सामने. Because already I've told you that I've seen the world, and we are twice as intelligent and twice as hardworking than anybody else. And you people who are sitting in the Middle East, you also know this. आदिल साहब ने एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, मुजम्मिल साहब ने, कैरेक्टर बिल्डिंग. इस पे मैं एक एडिशन ये करना चाहूँगा कि कैरेक्टर बिल्डिंग का मेरा अपना ख्याल ये है, मेरा असेसमेंट ये है कि कैरेक्टर बिल्डिंग, एक तो जो आजकल के टीचर हैं, जो कमर्शलाइज टीचर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉब्लम है, और जो घर से आ रही है. वो क्या रहा होता है, जनरली आप देखें, बच्चे को पहला झूठ घर से सिखा दिया जाता है कि बाप बेटे को कहते हैं जाओ बोलो मैं घर पे नहीं हूँ, ऑल्दो ही इज इन द हाउस, और वही कहता है जाओ नहीं बोलो. तो उसको पता होता है कि मेरे बाप ने मुझे झूठ बोला है, या अम्मा ने मुझसे झूठ बोलने को बोला है. तो वो चीजें, आप पहले जो लोग होते थे वो ये चीजें बड़ी मैटर करती थी, लोगों का नाम बड़ा मैटर करता था, मोहल्लों में इज्जतें होती थी, रिस्पेक्ट्स होती थी. उनके पास शायद इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, लेकिन ये चीजें इतनी बड़ी मैटर करती. आज ये कोई मैटर नहीं करता. पहले कोई चीज होती थी तो लोग देखते थे यार ये बंदा किस फैमिली से ताल्लुक रखता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. आज ये देखते थे कितना पैसा कमाता है, इसके पास गाड़ी है, अपना घर है. तो सारी चीजें उसी बेसिस पे डिसाइड होती हैं. और पहले का जो टीचर होता था वो स्टूडेंट को बाय जानता था, उसकी फैमिली के बारे में भी जानता था, उसके मसाइल भी जानता था. आज का मेरा अपना ख्याल है कि टीचर, चाहे हर टीचर की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मनी मेंटरिंग इतना ज्यादा हो गया है तो उसको पता नहीं 2 घंटे की क्लास इस इंस्टीट्यूट से लेके नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में 2 घंटे की क्लास लेने जाना. उससे पूछो यार आपकी क्लास में किस, तो शायद बाय फेस जानता भी नहीं होगा. तो ये दोनों जगह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत बड़ा गैप आ चुका है. और कैरेक्टर बिल्डिंग की सबसे बेहतरीन जो चीज थी कि हम मुसलमान हैं, हमारा जो रिलीजियस है हमें बहुत ज्यादा मोरल वैल्यूज सिखाता है, और जहां से ये मोरल वैल्यूज आनी थी वहां पे भी हमने रिलीजन्स को कंप्लायंस की हद तक रख दिया है, और मॉरलिटी फैक्टर कम कर दिया गया है. तो अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में, मेरे ख्याल से आदिल साहब इसको ज्यादा अच्छी तरह बता सकेंगे, कि अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये मॉरलिटी वैल्यू डाली जाए, तो वो अगर सीए की या डॉक्टर की या इंजीनियर की या किसी भी फाउंडेशन में ये चीज डाली जाए कि हमारा रिलीजियस या हमारा जो कुरान या हमारे नबी के वसल्लम की जो तालीमात है वो हमें एज अ प्रोफेशन क्या सिखाती हैं जब हम एज अ प्रोफेशन जाएंगे जब काम करने. तो आई थिंक इस पे अगर आप कोई रोशनी डाल सके या बता सके कि क्या हम किस तरह से उसको कर सकते हैं. हाँ, आई एग्री विद यू. आई थिंक वो पहले जमाने के जो उस्ताद होते थे वो, उनका मोटिवेशन कुछ और होता था. और मैं तो ये समझता हूँ कि हम जब उस्ताद थे तो हम अपने आप को एज अ डॉक्टर समझते थे, कि जैसे हम बच्चे स्टूडेंट के डॉक्टर हैं, तो जैसे डॉक्टर को आप किसी वक्त भी कॉल कर लें, वो डॉक्टर जो है वो आपको सवाल का जवाब देगा, आपको एडवाइस करेगा. तो इसी तरह स्टूडेंट कभी भी हमको कॉल कर ले तो हम उसको उसका मुश्किल का, एकेडमिक मुश्किल का हल बताते थे. लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली टीचर्स जो हैं वो खुद नोट गिनने में लग गए हैं, वो खुद पैसे के पीछे चले गए हैं. वो टीचर, मैंने तो ये भी देखा है कि स्कूल के अंदर टीचर तनख्वाह लेते हैं लेकिन वो अपना कोर्स नहीं पढ़ाते पूरा, और बच्चों को कहते हैं कि मेरी ट्यूशन पे आ जाना. तो ये भी डिसऑनेस्टी है. तो वो जब टीचर ही डिसऑनेस्ट होगा तो फिर बच्चों को वो ऑनेस्टी कैसे बताए. अच्छा, स्टूडेंट को भी ये पता है, स्टूडेंट ही मुझे बताते हैं कि सर ये टीचर जो है ये सही नहीं है, ये क्लास में सही नहीं पढ़ाता, फिर ये टीचर हमको कहता है कि मेरे ट्यूशन सेंटर पे आ जाना, वहां मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा. राइट. सो वो जब टीचर ही स्टूडेंट को, स्टूडेंट इज नॉट स्टूपिड, स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट. जब टीचर स्टूडेंट को डिसऑनेस्टी सिखा रहा है कि देखो मैं इतना डिसऑनेस्ट हूँ कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहां पे मैं डिलीवर नहीं कर रहा जानबूझ के, ठीक है. सो आई थिंक वो, जैसे मैंने कहा ना कि वो स्टूडेंट भी वो नहीं रहा और उस्ताद भी वो नहीं रहे, और फिर कुछ टेक्नोलॉजी ने भी कुछ ऐसा बच्चों को बिगाड़ दिया है कि
मोबाइल फोन्स के अंदर सबके हाथों में आ गए और इस तरह की चीजें हुई, तो वो बहुत सारी चीजें एक साथ हुई हैं। तो आई थिंक उसमें एक देखो, एकेडमिकली जो है हमने इस्लामियात को भी इंट्रोड्यूस किया था एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। अगर अब उसको कितना अरसा हो गया, मतलब ज़िया-उल-हक साहब ने ये किया था 1979 में मेरे ख्याल से। अब वो 79 से अब तक जो है वो 30 साल 40 साल हो गए तकरीबन। अब वो 40 साल में अगर हम इस्लामियात पढ़ाते रहे बच्चों को हर लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, बैचलर्स लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाते रहे इस्लामियात, लेकिन उसका 40 साल में तो नतीजा निकल आना चाहिए था ना, कि लोगों को जो आप बात कर रहे हैं कि दीनी हिसाब से जो मोरालिटी है और जो ईमानियात है वो लोगों में आनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आई। तो इसका मतलब देयर इज समथिंग मिसिंग, वी आर मिसिंग समथिंग। और वो मिसिंग फैक्टर यही है कि जो उस्ताद की सोहबत है, तो वो एलिमेंट मिसिंग है इसके अंदर। when I teach my student, I want to not only help them pass the examinations, but I want to save their souls. मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होगा, और वो चीज टीचर के अंदर आनी चाहिए कि वो उसने अपने शागिर्दों को जहन्नुम की आग से बचाना है, जो कि उसका काम है, जो कि दीन उसको कहता है कि आपने ये करना है। Totally agree. I want to go for the Khurram. Khurram, please, the last two questions from your side. थैंक यू। साहब, वो एक बचपन में हम पढ़ते थे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उस वक्त छोटे थे ना, तो उस वक्त हम समझते हैं क्यों इस तरह की बात आती है। अब जाके समझ में आया कि ये बात जो बचपन से क्यों समझाई गई कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्योंकि अब हम देखते हैं कि आप जैसे अभी डिस्कस हुआ, हमारे जो पूरे सिस्टम में जो चक्कर में जो सबसे बड़ा मसला है वो ऑनेस्टी का ही मसला आ रहा है। अगर वो you people have worked in the middle, and yet they have been able to create improvement, quality of life improvements for their citizens, because mainly they are not dishonest. ऑनेस्टली में एक और चीज जो मुझे, मैं चूंकि साइकोथेरेपी भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा इस चीज से भी रिलेट करता हूँ। ऑनेस्टी इज नॉट ओनली बीइंग ऑनेस्ट विद अदर्स, ऑनेस्टी मेरे हिसाब से इज आल्सो बीइंग ऑनेस्ट विद माय ओन सेल्फ। हमारे यहाँ जो बेसिक मसला आ रहा है वही कि हम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है। हमने अपने जो हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, जो हमारे एथिक्स होने चाहिए, हम उससे ही ऑनेस्ट नहीं है। हम अपने मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। हम गाड़ी चलाते हैं, रूल्स ब्रेक कर देते हैं। हम किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं है, हम अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं होते, क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो हमारा ही खराब होगा काम, हमारा नुकसान होगा, सामने वाले का तो होगा ही होगा, हमारा अपना भी नुकसान हो सकता है। तो हम अपने साथ भी ऑनेस्ट नहीं है। सो सेकेंडली, मुझे जो आप एक और चीज जो आपने बताई कि जो 6 प्रोफेशन जो हैं वो आगे उनमें ग्रोथ है। ग्रोथ मतलब ये कि उनमें एक्सपेंशन की बात है। उसमें आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, उसमें हेल्थ के इश्यूज में कि हम समझते हैं हेल्थ इज ओनली अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेरे हिसाब से एक हेल्थ का बहुत बड़ा फैक्टर जो पाकिस्तान में मिसिंग है, मैं दुनिया में देख रहा होता हूँ, हमारे ऑफिस के हिसाब से हमारे यहाँ हमारे ग्रुप में प्रॉपर बैठे होते हैं, आप फोन कॉल पे होते हैं, दैट इज मेंटल वेलबींग। मेंटल हेल्थ का पाकिस्तान में इतना अवेयरनेस ही नहीं है, जिसमें आपके साइकोलॉजिस्ट आते हैं, आपके कोचेस आते हैं, आपके अदर साइकोथेरेपिस्ट आते हैं। इन चीज़ों का पाकिस्तान में बहुत बड़ा फुकदान है। आई थिंक वो भी एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है एज अ नेशन, क्योंकि अब जैसे कोविड के बाद जो है वो इसकी वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं। अभी हम चूंकि घरों में बैठे हैं, हमें पता नहीं चल रहे। मेरे जैसे लोग जो थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज में लोगों से, तो वी कैन आइडेंटिफाई के लोगों में डिप्रेशन और बहुत सारे मसले आ चुके हैं जिनका कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं है जिसकी। इसके अलावा सर एक इसी से रिलेटेड के एजुकेशन है, हमारा काम है, हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। व्हाट शुड बी द हॉबीज ऑफ पर्सन, या
हमारे यहाँ जैसे किताबें आजकल नहीं पढ़ी जाती। आप देखिए मेरे पास पीछे लाइब्रेरी पड़ी है। आई मीन आई रीड बुक्स, लॉट ऑफ बुक्स। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते। हमें किताब पढ़ने की आदत खत्म हो गई है। इसके अलावा हमारी हॉबीज, जैसे आपने बताया कि लोगों के पास गैजेट्स आ गए हैं और आईटी की वजह से, और तो क्या ऐसी हॉबीज होनी चाहिए आपके हिसाब से, विच गिव्स अ हेल्दी माइंडसेट टू अ सोसाइटी? उसमें आपने बात की किताब पढ़ने की, तो किताबें तो पढ़नी चाहिए बच्चों को, लेकिन सुन्नत के अंदर आपको पता है देयर आर 4 हॉबीज और 4 extra curricular activities that the Prophet sallallahu alaihi wasallam recommended for the Muslims. Number 1 is Teraaki, not in order, but Teraaki है, तीरंदाजी, घोड़सवारी, और चौथी है, these are the 4 that Prophet sallallahu alaihi wasallam recommended to his companions, कि ये 4 चीजें जो हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप किया करें। तीरंदाजी मतलब प्रॉब्ली आजकल तो वो फिर शूटिंग होगी, या और घोड़सवारी, और आपका ये तैराकी, swimming is a very good exercise, very good hobby. So but students can, people can there are people who have hobbies of collecting stamps. They collect any hobby, can be anything that is of interest to you, that it is also psychologically used as a as a psychological tool. जब आप हॉबी करते हैं तो आपका मेंटल स्टेट जो है रिलैक्स हो जाता है, as a diversion from your worldly stresses. You adopt a hobby, right? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था interpersonal skills में कि one of the things which allows you to reduce stress is to develop a hobby, do exercise, or any hobby. It can be any hobby. हॉबियां लोगों की सस्ती भी हो सकती है, महंगी भी हो सकती हैं. People have hobby of collecting cars. आप तो सऊदी वहाँ दुबई वगैरह में लोग गाड़ियां कलेक्ट करते हैं महंगी महंगी. So it can be anything, but जो सुन्नत के अंदर हमको 4 हॉबीज मिलती है वो मैंने आपको बता दी. बाकी आपके ऊपर है, as long as कोई forbidden इस्लाम के अंदर ऐसी चीज ना हो कि जो इस्लाम में forbidden हो, तो everything is acceptable. Right, sir. Yeah. I think तीरंदाजी and वो चीजें, घुड़सवारी वगैरह गुड हॉबीज, बट उसके लिए आजकल तो वो क्लब्स वगैरह में होती हैं, तो एवरीबॉडी कैन क्लब्स वगैरह में होते हैं. and Yes, I think फिर वो गेम्स ही बचती हैं, स्पोर्ट्स ही बचती हैं, रीडिंग हैबिट जो है वो रीडिंग इज एसेंशियल. रीडिंग तो बहुत जरूरी है. मतलब मुझे आज भी जो है वो नींद नहीं आती जब तक कि मैं कम से कम 25-30 पेजेस ना पढ़ लूं किसी भी किताब के. एक दफा मैं कहीं गया था वेकेशन पे, कहीं भूत-बन वगैरह, तो कुछ पढ़ने को नहीं था, तो वो मैं दवाइयों के अंदर जो उनका लिटरेचर होता है वो निकाल के पढ़ने लगा. तो वो रीडिंग की एक दफा आपको आदत पड़ जाए तो फिर आप आप पढ़े बगैर रह नहीं सकते. थैंक यू आदिल भट्ट साहब. हमने देखा इन्होंने 4-5 जो इतनी बड़ी डिस्कशंस हुई, उसको मैं सम अप इस तरह करूंगा कि 4-5 बहुत बड़े इश्यूज पे इन्होंने हाईलाइट किया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है. सबसे बड़ा फैक्टर है हमें अपनी लैंग्वेज को किस तरह प्रमोट करना है इन एजुकेशन सिस्टम. बहुत जरूरी है. अंग्रेजी, बिल्कुल अंग्रेजी बोलने में कोई हार्म नहीं है, लेकिन हम अगर अंग्रेजी में ही चलते रहे तो हम उस कल्चर में आ जाएंगे और हम अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर को आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट करते रहेंगे, और उस आज़ादी का कोई पर्पस नहीं रहेगा. तो हमें उस सिस्टम को उर्दू लैंग्वेज में और रीजनल लैंग्वेज में लाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल. और ये हमारे मुल्क की सबसे ज्यादा जरूरत है, और इससे मेरे ख्याल से यूनिटी में भी बहुत ज्यादा इजाफा होगा हमारे मुल्क की. ठीक है. दूसरी बात इन्होंने जो कही कि ऑनेस्टी, हमारे लोग बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर है, लेकिन यकीन बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ऑनेस्ट नहीं है.
और जैसे खुरम ने बताया कि सिर्फ दूसरों के साथ ऑनेस्ट नहीं होना, अपनी जात के साथ, तो सिर्फ हमें अपने साथ भी ऑनेस्ट होने की जरूरत है, और सबसे बड़ी चीज हमें दूसरों के साथ ऑनेस्ट होना है, क्योंकि हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जिसमें डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट सेक्ट के लोग रहते हैं, हमारे साथ डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं, और जब हम इंटरनेशनली जाते हैं, ग्लोबली हम देखें, तो हम अपना नाम उसी वक्त अच्छा कर सकते हैं। और वो कौम है जिन्हें हमने सिखाया, जिस पे हमारी एयरलाइन जाके उसने एयरलाइन सेटअप करके दी, हमारे बैंक जाके बैंक सेटअप करके दे, आज हमसे कहीं आगे हैं। इसका रीजन क्या है? और वो हमारे ही लोग चला रहे थे एक जमाने तक, और आज भी चला रहे। वो लोग इसलिए कामयाब हुए कि वो अपनी कौम के साथ ऑनेस्ट है। तीसरी बड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर आईटी को इम्पोर्टेंट पार्ट बनाना पड़ेगा। रोटी, कपड़ा, मकान और सेहत, और उसके बाद आईटी सिस्टम, उस पर इस वक्त फोकस करना है। और चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने बताया कि प्रोफेशन हमें जो चूज करना है वो करना है जिसको हम इंजॉय करना। आदिल साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि तरबियत, अगर उसके अंदर खामियां हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, उसकी खूबियां भी आपको पता होनी चाहिए, आपका उसका टैलेंट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज द मेन कंक्लूजन। और आज मैं थैंक यू अदा करूंगा आदिल भट्ट साहब, और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हमारे प्रिंसिपल भी हैं, हमारे टीचर भी रहे और आज हमारे साथ थे। होपफुली आज आप ये बहुत जो डिस्कशन हुई बड़ी आपके लिए फ्रूटफुल होगी, और आप हमारे अपनी राय से जरूर आज्ञा कीजिएगा इंशाल्लाह। थैंक्स ऑल ऑफ माय पैनलिस्ट एंड स्पेशल थैंक्स टू द आदिल भट्ट साहब। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप सबको खैरियत से। थैंक यू। Thank you. Thank you.